हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता खोड़दर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलो आज हम सामाजिक विज्ञान में नूतन विश्व की तरफ प्रयाण यानी कि अब नए विश्व की तरफ क्या क्या प्रयाण हुए थे वो देखेंगे। अब ये पाठ में हम क्या सीखने वाले हैं, दो विश्व युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के जो घटनाएं बनी थी, जो उसके परिणाम आए थे, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तीसरा पार्ट, नूतन विश्व की तरफ प्रयाण। दो विश्व युद्धों के बीच का वैश्विक प्रवाह यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो वैश्विक प्रवाह है वो अब देखें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों की जो आर्थिक दुर्दशा हुई उससे सुधारने में तत्कालीन सरकारें निष्फल गई। उससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों के जो आर्थिक दुर्दशा यानी कि उनको जो जिस तरह का आर्थिक नुकसान हुआ था उससे सुधारने के लिए सरकारें निष्फल गई थी। उस वजह से लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ गया। कई राष्ट्रों में तानाशाही का उदय हुआ यानी कि कई राष्ट्रों में अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सके ऐसा उदय हुआ। उसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का सृजनात्मक परिबल बने। यानी कि उस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का सृजनात्मक यानी कि शुरुआत करने वाला परिबल हुआ। इस संदर्भ में यहाँ निम्नलिखित घटना क्रमों का अध्ययन करेंगे यानी कि क्या क्या घटनाएं किस किस बारे में हुई थी वो हम देखेंगे। तो पहली घटना है इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, जापान में सैन्यवाद और वैश्विक महामंदी 1929 to 32। तो चलो अब पहली घटना पढ़ते हैं हम। इटली में फांसीवाद यानी कि इटली में फांसीवाद का जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध में इटली विजेता राष्ट्रों के पक्ष में था और उनके ही पक्ष में रहकर युद्ध लड़ा था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली राष्ट्रों के पक्ष में था यानी कि जो विजेता राष्ट्र था उसके पक्ष में था और उसमें इटली ने उस देशों के साथ रहकर युद्ध लड़ा था। उसमें इटली का 12 अरब डॉलर का जंगी खर्च हुआ था। 6 लाख सैनिक की जानहानि हुई थी। फिर भी विजेता मित्रों ने मनपसंद प्रदेश ले लिए और इटली की उपेक्षा हुई थी। यानी कि इस युद्ध में इटली का 12 अरब डॉलर का खर्च हुआ था और उसके 6 लाख सैनिक को जानहानि हुई थी। फिर भी इतना नुकसान होने के बावजूद भी विजेता मित्र राष्ट्रों ने मनपसंद प्रदेश ले लिए यानी कि अच्छे प्रदेशों को चुन कर ले लिया और साथ में इटली की उपेक्षा भी हुई थी, जिससे इटली को गुस्सा आया। यानी कि ये परिणाम से इटली को गुस्सा आता है। इटली का राष्ट्रीय आत्मसम्मान भंग हुआ। उसके लिए इटली की सरकार को उत्तरदायी मानकर इटली की जनता इस राष्ट्रीय अपमान का बदला तत्क्षण लेना चाहती थी। यानी कि इटली के राष्ट्रीय आत्मसम्मान का भंग हुआ ऐसा सोचकर सरकार को उत्तरदायित्व यानी कि सरकार को जवाबदार ठहरा कर उन्होंने अपमान का बदला लेना चाहती थी। कौन? इटली की जाहिर जनता। इटली को ऐसे कठिन संयोगों में से निकालने के लिए बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट दल की स्थापना की। यानी कि अब शुरुआत होती है, एक दल की स्थापना होती है। उसका प्रतीक लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी था जो रोमन सम्राट की सर्वोपरिता का प्रतीक था। फांसीवाद के एक फासेज में शब्द से आया है। फासिस्ट शब्द का अर्थ है सभी वस्तुओं पर राज्य का अधिकार होता है। यानी कि जो वस्तु है उस पर राज्य का भी अधिकार है। इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत की। मुसोलिनी का मुद्रा लेख था एक दल और एक नेता। यानी कि एक दल और एक ही नेता है। उससे अपने पक्ष में स्वयंसेवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया। उसका गणवेश यानी कि उन्होंने
एक सैनिक का दल दिया। उनका गणवेश काले रंग का था। मुसोलिनी ने सत्ता पर आने के बाद भूमध्य सागर के रहोडज और डोडिकानीज द्वीपों का तुर्की से छीन लिया। यानी कि उन्होंने मुसोलिनी सत्ता पर आया, उसके बाद उन्होंने भूमध्य सागर के रहोडज और डोडिकानीज द्वीपों पर जो तुर्की के पास था वो छीन लिया। 1924 में अल्बेनिया, एबिसिनिया और फ्यूम बंदरगाह जीत लिया। इतनी सफलता पाने के पश्चात मुसोलिनी राष्ट्रीय संघ से अलग हो गया और रोम, बर्लिन, टोक्यो, तुरीन में वह शामिल हुआ। यानी कि वो जो मित्र राष्ट्र के संघ में था उससे निकल गया इटली और उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। इसीलिए इटली द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायित्व परिबल है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाला कोई भी हो तो वो इटली है। यानी कि उसके वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। जर्मनी में नाजीवाद। હવે जर्मनी में क्या हुआ था वो देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। हाँ, हमें सबको मालूम है, हमें पिछले पार्ट में पढ़ा भी था कि जर्मनी ने ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और मित्र राष्ट्र संघ बनाकर उसने जर्मनी को हरा दिया था। वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया था। जर्मनी आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो गया था। पेरिस की शांति परिषद ने वर्सेल्स की संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। यानी कि उसको हस्ताक्षर करने के लिए जबरदस्ती की गई थी उसके साथ। इसी अन्यायपूर्ण संधि से जर्मनी के लोग अत्यंत क्रोधित थे। यानी कि ये जो हुआ था उन्होंने जो पेरिस शांति की संधि हो रही थी उस समय उन्होंने जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए थे, इसीलिए जर्मनी के लोग क्रोधित थे। एडोल्फ हिटलर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल में शामिल हुआ। इस दल नाजी दल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नाजी दल की विचारधारा में राष्ट्रवाद और समाजवाद का समन्वय था। जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग का अवसान होने से हिटलर ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करके जर्मनी में तानाशाही स्थापित की। यानी कि अब उसका शासन था, अब वो जो कहेगा वो सबको मानना ही पड़ेगा। हिटलर उग्र एवं आक्रामक नीति अपनाकर जर्मन प्रजा को संकुचित राष्ट्रवाद की तरफ ले गया। यानी कि हिटलर ने कई तरह से सबको राष्ट्रवाद की तरफ ले गया। जर्मन प्रजा हिटलर को फ्यूहर यानी कि तारणहार मानने लगी। अब जर्मनी की प्रजा वही चाहती थी कि उसके साथ जो जबरदस्ती से अन्याय हुआ था वो पर उसका बदला लेना चाहती थी। इसलिए उनको हिटलर ने युद्ध करने की शुरुआत करने वाला था। इसीलिए वहाँ के लोग उससे तारणहार यानी कि भगवान मानने लगे। नाजीवाद के सैनिक नीले रंग के सैनिक पोशाक पहनते और कंधे पर लाल रंग की पट्टी तथा स्वस्तिक जैसा प्रतीक लगाते थे। सत्ता पर आने के बाद हिटलर का निरंकुश सत्तावादी और युद्ध प्रति स्वभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। यानी कि हिटलर जब सत्ता पर आया तब उसके स्वभाव में सत्तावादी और युद्ध प्रिय स्वभाव स्पष्ट रूप से लोगों को देखने को मिला। उसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उद्दीत करना था। यानी कि उसका एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वो ये था कि जर्मन को महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उद्दीत करना था। परंतु उसकी नीतियों का लक्ष्य जर्मन जाति के शुद्धिकरण के नाम पर यहूदिया, जिप्सियों और मानसिक रूप से विकसित यानी कि पागल व्यक्तियों को नाश करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक असंख्य यूरोपीय यहूदियों के जीवन खोया, जिससे होलोकास्ट यानी कि नरसंहार के रूप में जानते हैं। हिटलर की विस्तारवाद
पड़ोसी देशों पर सैनिकों कार्रवाई और निर्धारित समूह का नाश करने की नीति द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण कारण बना। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जो सैनिक दल बनाया था हिटलर ने, वो पड़ोसी राज्यों में जाकर वो राज्य हड़पने लगे। इसी तरह से वो भी कारण बना जर्मनी फिर से द्वितीय विश्व युद्ध का। अब आगे देखते हैं जापान में क्या हुआ था। जापान में सैन्यवाद हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1990 की वर्सल्स की संधि में जापान को उसकी धारणा के अनुसार चीन को प्रदेश का लाभ नहीं मिला था। यानी कि चीन के प्रदेशों का लाभ जापान को नहीं मिल पाया था। जर्मनी ने बहुत से उपनिवेशों को इंग्लैंड और फ्रांस में बांट लिए थे। यानी कि जर्मनी में जो प्रदेश मिले थे वो इंग्लैंड और फ्रांस ने बांट लिए थे। उससे जापान में बहुत असंतोष हुआ था। यानी कि उनको प्रदेश नहीं मिला था, इससे जापान को असंतोष हुआ था। 1921 और 22 की वेस्टिंग्स परिषद में इंग्लैंड और अमेरिका की नौसेना का केवल 35% नौसेना रखने की सिफारिश जापान को स्वीकार करनी पड़ी थी। यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड के जो सिफारिश की थी कि 35% ही नौसेना होनी चाहिए, वो जापान को स्वीकार करनी पड़ी थी। उससे सखालिन और साइबेरिया के द्वीप खाली करने पड़े थे। उससे जापान का युवा वर्ग नाराज हुआ था। उस समय के दौरान जापान में चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। जापान के सैन्य राष्ट्रवाद और विस्तारवाद की नीति को व्यापक बनाया। यानी कि जापान की सैन्य ने विस्तार बढ़ाने की नीति को व्यापक बना के, यानी कि वो विस्तार बनाने में तैयार हो गए। जापान को राष्ट्रसंघ की सुरक्षा समिति में स्थायी सदस्य पद मिला। जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को पश्चिमी देश नहीं रोक सके। जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करने का वहां अपनी मुचको सरकार की स्थापित की। उसके उपरांत जापान ने कोरिया, मंगोलिया, शांतुग और चीन के कई प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया और जर्मनी तथा इटली के साथ संबंध सुधार कर अपने साम्राज्य विस्तार के दौर आरंभ किया। यानी कि जो इटली और जर्मन द्वितीय विश्व युद्ध करने की तैयारियां कर रहे थे, यानी कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत कर दी थी, इसीलिए उसके साथ अच्छे संबंध जापान ने बना लिए और अपने साम्राज्य विस्तार के दौर का आरंभ कर दिया। सम्राट मेइजी के बाद 1936 में गद्दी पर आए शहंशाह हिरोहितो ने भी जापान की इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। इसी तरह जापान से राष्ट्रसंघ का त्याग किया। यानी कि जापान भी वो विजेता राष्ट्र में जो राष्ट्रसंघ तैयार किया था उसका त्याग कर दिया। और अब बात है वैश्विक महामंदी 1929 to 32। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मंदी आई थी वो हम देखते हैं। यूरोप के अधिकांश भाग के राष्ट्रों को राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी धारणा की थी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व की उत्तरोत्तर समस्याओं का भी अंत आ जाएगा, परंतु यह धारणा गलत हुई थी। एकाएक अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में बहुत अधिक मात्रा में शेयर बेचे जाने से शेयरों की कीमत अत्यंत चिंताजनक रूप से घटने लगी। यानी कि ये शेयर बाजार में बहुत सारे अधिक मात्रा में, यानी कि कई ज़्यादा शेयर एक साथ में बेचने लगे। उसका चिंताजनक रूप ये हुआ कि वो जो शेयर थे उसकी कीमत कम होने लगी। इसीलिए विवेचकों ने उसे वॉल स्ट्रीट संकट के नाम से पहचाना था। इस संकट ने पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को
डावाडोल कर दिया था। यानी कि अमेरिका जैसे बड़े शहरों में शेयर के भाव में कुछ कमी होती है, यानी कि संख्या उसके कीमत कम होती है, उसी वजह से पूरे विश्व में इसका असर होता है, जिससे वैश्विक महामंदी का सर्जन हुआ था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र का इस महामंदी के प्रभाव में आ गए थे। ग्रेट ब्रिटेन जैसी महासत्ता को भी अपने प्रचलित मुद्रा पाउंड के समक्ष आरक्षित रूप से रखे जाते सुवर्ण भंडार की नीति का त्यागनी पड़ी। उसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग पर पड़ा था। यानी कि उसका प्रभाव विश्व के राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योगों पर भी पड़ा था। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्र को आर्थिक स्थिति की अवगणना करके भी कठोर नियंत्रण लादना पड़ा था। विश्व व्यापार घटकर आधा रह गया था। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा का सर्जन हुआ, यानी कि इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, किस किस कारण की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो हम देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई वर्सेल्स की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण हो गया। यानी कि जो संधि हुई थी पेरिस शांति की, वहीं से ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज रोपण हो गए थे, यानी कि शुरुआत हो गई थी। पेरिस शांति प्रक्रिया द्वारा क्रांतिकारियों ने अनेक राष्ट्रों को असंतुष्ट किया था। यानी कि पेरिस शांति प्रक्रिया के क्रांतिकारियों ने अनेक राष्ट्रों को संतुष्ट प्राप्त नहीं हुआ था। उसके बाद होने वाली घटनाएं अनेक राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले जाती है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम सब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायित्व कारण का अध्ययन करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, इसका पहला कारण है उग्र राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी, जापान और इटली में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। वर्सेल्स की संधि को जर्मनी और उसकी प्रजा कभी भी भूल नहीं सकी। यानी कि जर्मनी ने ही युद्ध की शुरुआत की थी, यानी कि उसको जो हस्ताक्षर करने पड़े थे संधि पर, वो सभी घटनाएं वहाँ के प्रजा भूल ना सकी। परिणाम स्वरूप जर्मनी ने नाजीवाद विचारधारणा का कारण जहाँ जहाँ जर्मन की प्रजा बसती हो वही प्रदेश जर्मनी को मिलना चाहिए, ऐसा कहकर ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवेकिया और कई प्रदेशों में हिटलर ने हड़प लिए थे। वर्सेल्स की संधि को इटली का अवहेलना हुई थी, उसकी प्रजा नहीं भूल सकी थी। इटली में मुसोलिनो ने फास्टिस्ट दल के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवाद शुरू करके साम्राज्यवादी नीति अपनाई। दूसरी तरफ एशिया में से जापान की साम्राज्य की दौड़ में कूद पड़ा। इसी प्रकार से विश्व शांति खतरे में पड़ गई। यानी कि जर्मनी, इटली और जापान की वजह से, जापान में हुए उग्र राष्ट्रवाद की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब गुटबंदियाँ, यानी कि कौन कौन से जुद्ध बने थे, कौन से जुद्ध ऐसे थे जिसके कारण की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को हमेशा जर्मनी से भय होने से बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया तथा चेकोस्लोवेकिया के साथ मैत्री समझौता किया था। इटली ने चेकोस्लोवेकिया, युगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीक, तुर्की और ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया था। रूस ने भी जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया और ईरान के साथ समझौता किया। इटली ने जर्मनी और जापान के साथ संयोग से रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी की रचना की। इंग्लैंड और फ्रांस ने लोकतंत्रात्मक मूल्यों वालों दूसरा गुट बनाया। जर्मनी ने रूस के साथ आक्रमक संधि की, उससे विश्व में भय का साम्राज्य
खड़ा हो गया था। इस परिबल ने विश्व युद्ध को गति दी, यानी कि विश्व युद्ध को गति की यानी कि शुरुआत की। तो अब तीसरा कारण है सैन्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए थे। उसके विपरीत यूरोप के राष्ट्रों शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, यानी कि शस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों का उत्पादन करके ये देश वो शस्त्र उत्पादन करता है तो दूसरा देश उससे भी अधिक मात्रा में शस्त्र उत्पादन करेंगे। ऐसी स्पर्धाएं शुरू हुई थी। यूरोप में हर एक राष्ट्र में एकमात्र शस्त्रों का उत्पादन बढ़ा। एक दूसरे से बढ़कर युद्ध शस्त्र बनाए गए। देखा, रूस, जर्मनी और जैसे कई राष्ट्रों ने सेना में अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू किया। हर एक राष्ट्र ने नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना में वृद्धि की। पूर्व में जापान ने सैन्य शक्ति बढ़ाई। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा भी अपने शस्त्र सामग्री में वृद्धि की जाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के नगाड़े बजाने लगे। यानी कि एक तरफ देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण सैन्यवाद भी था, यानी कि सैन्यवाद तैयार करने की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो चलो अब आगे पढ़ते। राष्ट्रसंघ का असफलता। अब जो राष्ट्रसंघ बना था उसकी असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति के लिए राष्ट्रसंघ की रचना की गई थी, परंतु राष्ट्रसंघ के पास विश्व के राष्ट्रों पर सार्वभौम्य रखने वाली सर्वोपरि सत्ता नहीं बन सकी थी, या उसके पास अपने आदर्शों का पालन कराने के लिए अपनी सेना का अभाव था। यानी कि ये जो उन्होंने आदर्शों का पालन करवाने के लिए अपनी कोई सेना नहीं बन पाई थी। सदस्य राष्ट्र संघ के पास अपने झगड़े लाने या उसका फैसला मनाने के लिए बाध्य नहीं थे, यानी कि वो अपना फैसला मना सके ऐसा कोई बाध्य नहीं था उनके पास। कई राष्ट्र राष्ट्र संघ से बाहर निकल गए, यानी कि कई राष्ट्र ऐसे भी थे जो राष्ट्र संघ में शामिल हुए थे, वो निकलने लगे। शुरुआत में रूस और जर्मनी ने राष्ट्र संघ का साथ छोड़ दी, यानी कि शुरुआत जर्मनी और रूस ने की थी। उसके बाद इटली और जापान उससे बाहर निकल गए थे, क्योंकि इटली ने एबिसिनिया की आज़ादी छीन ली। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के कई प्रदेश हड़प लिए, फिर भी राष्ट्रसंघ उसे रोक ना सका। अलग अलग राष्ट्रों की सत्ता लालचा अथवा सत्ता भक्ति राष्ट्रसंघ के बलवंती बनी, यानी कि जो राष्ट्रसंघ के राष्ट्र थे वो ये सब होते हुए, यानी कि सत्ता की लालचा और सत्ता भक्ति का हो रहा था, वो उसे रोक ना सके। राष्ट्रसंघ गुटबंदी नहीं रोक सका। यह राष्ट्रसंघ जो जुट बन रहे थे कई कई देश में, वो भी नहीं रोक सका। राष्ट्रसंघ की यह सबसे बड़ी असफलता था, यानी कि जो जुट बन रहे थे वो नहीं रोक पाए, वो राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी असफलता थी। तो चलो अब आगे देखते हैं वर्सेल्स की संधि, यानी कि जो संधि हुई थी वो कारण क्यों बना द्वितीय विश्व युद्ध का, वो देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पेरिस शांति प्रक्रिया में वर्सेल्स की संधि की गई। उसमें जर्मनी को उत्तरदायी माना था, यानी कि वो जो हुआ प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका उत्तरदायी जर्मनी को माना था। इसीलिए युद्ध दंड के रूप में 6.5 अरब पाउंड की बड़ी रकम देनी पड़ी, यानी कि उससे बड़ी रकम देनी पड़ी थी। उसके रुहत प्रांत जैसे प्रदेश छीन लिए गए, यानी कि उसके जो अच्छे प्रदेश है रुहत प्रांत जैसे वो छीन लिए गए थे। जर्मनी की राइनी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोज दी गई थी, यानी कि वो जो नदी थी राइनी नदी जर्मनी की, उसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए रख दिया था। इसी तरह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण संधि जर्मनी पर थोप दी गई थी। कारण तो वही था ना प्रथम विश्व युद्ध, परंतु उसको क्या लग रहा था
कि ये जो वर्सेल्स की संधि हो रही थी वो अपमानजनक और अन्यायपूर्ण लग रही थी और वो जर्मनी पर थोप दी गई थी। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्सेल्स की संधि को कागज का टुकड़ा कहकर अस्वीकार करने की आह्वान किया। यानी कि हिटलर ने क्या किया, वो संधि है ना, वो एक कागज का टुकड़ा ही है, उसे अस्वीकार करने की आह्वान कर दिया, यानी कि वो अस्वीकार करने के लिए घोषणा कर दी। उससे जर्मनी की प्रजा को युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला। यानी कि उसने कागज का टुकड़ा कह दिया, इसलिए जर्मनी के प्रजा को युद्ध करने का प्रोत्साहन मिल गया। दूसरी तरफ जापान को भी संधि से असंतोष था। इसी प्रकार वर्सेल्स की संधि किसी न किसी प्रकार कई राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ था। इसीलिए वर्सेल्स की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण हुआ था। यानी कि ये जो संधि हो रही थी उसमें कई देशों को अन्याय, ऐसा लग रहा था कि उसके साथ अन्याय या फिर असंतोष हुआ है। इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो चलो अब आगे कौन सा कारण है। अडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। हिटलर ही है मुख्य इसमें। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव में था। वह उग्र राष्ट्रवादी और सैन्यवादी मानसिकता रखता था। इसीलिए वह किसी भी मूल्य पर जर्मनी की एकता, स्थिरता और समृद्धि चाहता था। यानी कि वो कुछ भी करके अपने राष्ट्र पर एकता, स्थिरता और समृद्धि चाहता था। हिटलर के साम्राज्यवाद का पहला शिकार ऑस्ट्रेलिया बना। हिटलर ने जर्मन सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया प्रदेश में प्रवेश किया। यानी कि उन्होंने 2 युद्ध करके 2 प्रदेश अपने हड़प लिए। म्यूनिच सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन चेकोस्लोवेकिया पर अधिकार किया। उसके बाद मार्च 1939 में लिथुआनिया के मेमल बंदरगाह पर अधिकार किया। इसी तरह विशाल जर्मन राष्ट्र का उससे सर्जन किया। यानी कि अपने राष्ट्र का प्रदेश बढ़ाया। हिटलर की साम्राज्यवादी नीति द्वितीय विश्व युद्ध का अति उत्तरदायी था। यानी कि जो हिटलर था उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, यानी कि अपने राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, वो द्वितीय विश्व युद्ध का उत्तरदायी था। तो अब चलो आगे कौन सा कारण है। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण तात्कालिक कारण। यानी कि जर्मनी ने जो आक्रमण किया था पोलैंड पर, वो एक तात्कालिक कारण बना था। उपरोक्त सभी परिबलों ने समस्त विश्व को बारूद के बड़े ढेर पर लाकर बैठा दिया था। एक छोटी सी चिंगारी विश्व में भयजनक विस्फोट पैदा कर सके, ऐसी स्थिति थी। और यह चिंगारी लगाने का कार्य जर्मनी ने शांत पोलैंड पर आक्रमण करके किया। यानी कि जर्मनी ने ये जो आक्रमण किया, शांति थी उसे अशांति में परिवर्तित कर दिया। उससे द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। यानी कि इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को यह युद्ध तात्कालिक बंद करने की चेतावनी दी। फ्रांस और ब्रिटेन ने ये युद्ध बंद करने के लिए चेतावनी दी, परंतु जर्मनी ने उसकी उपेक्षा की। इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में कूद पड़े। यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस एक रूप से वो बचाने के लिए आए थे, पर फिर भी वो द्वितीय विश्व युद्ध में जुड़ गए, ऐसा मान सकते हैं। परिणाम स्वरूप समस्त विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की ज्वालाएं फैली। यानी कि परिणाम स्वरूप से अब समग्र विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अब आगे क्या क्या होता है वो हम सब पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।